गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और अध्ययन कर रहे थे राज व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया कि राज व्यवस्था से तात्पर्य उन विषयों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है, उन नियमों से हैं जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी वहाँ एक सरकार होती है और वो कंट्रोल करके रखती है जनता और तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को, वो नियमों के अधीन, प्रक्रियाओं के अधीन वो सत्ता और शासन को चलाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार के नाम पर ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति लेके व्यापार करने आती है और वह किस प्रकार सत्ता और शासन को संभालने का कार्य करती है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 1773 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, और उस एक्ट के नियमों के अधीन वो ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन करती है। उसी के क्रम में फिर एक नया एक्ट 1784 लाया जाता है और कंपनी के कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। इसी क्रम में अनेकों एक्ट लाए जाते हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 1813, 1833 के चार्टर और 1853 के चार्टर एक्ट है। इसी क्रम में फिर होता है 1857 की क्रांतियाँ, उसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी नाम दिया जाता है। यानी एक फ्रीडम मूवमेंट होता है, आज़ादी के नाम पर लड़ाई लड़ी जाती है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार शासन और सत्ता को सीधे कंपनी से हटा करके सीधा अपने नियंत्रण में कर लेती है। और फिर एक नया अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। इसी क्रम में 1861 का और 1892 के अधिनियमों का हमने अध्ययन किया। और पिछली क्लास में हमने 1909 के भारत शासन अधिनियम या फिर कहे मार्ले मिंटो सुधार का अध्ययन किया। और फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, कहने को तो वो सुधार थे लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत की जनता के ऊपर और सांप्रदायिकता की नींव या आधारशिला रखी जा रही थी। तो उसी क्रम में हमने 1919 और 1935 को देखा। तो हमने देखा कि किस प्रकार बंगाल के विभाजन के बाद 1905 के बाद हमने देखा कि कैसे भारत में सांप्रदायिकता की नींव पड़ती है और सांप्रदायिकता के नाम पर भारत में एक नया दौर शुरू होता है। और वो सांप्रदायिकता ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए नए कानूनों में भी आपको दिखाई देगी और आप जैसा कि समझ रहे हैं। आप देखते हैं कि 1909 में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल, यानी मुसलमान कैंडिडेट को चुनेगा, यानी मुस्लिम अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खुद चुनेंगे और उसको सिर्फ मुस्लिम चुनेंगे। और फिर ये खाई और गहरी हो जाती है जब 1919 में मुस्लिमों के साथ साथ अन्य सांप्रदायिक लोगों को भी, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी इस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। और इसकी हद तो तब होती है तब 1932 में एक नया कानून पास करके दलितों को अलग से भी इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। और उसको सुन करके गांधी जी बड़े व्यथित होते हैं और उस समय गांधी जी पूना में जेल में होते हैं और वो एक आमरण अनशन की शुरुआत कर देते हैं। फिर उसके बाद चूंकि भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता थे और इधर जो कानून बनाया गया जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, उसके पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इधर महात्मा गांधी इस चीज़ को लेकर के कि विभाजन पे विभाजन, यानी कानूनों के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो महात्मा गांधी आमरण अनशन कर देते हैं और बाद में दोनों में एक सहमति या समझौता होता है और उस समझौते को नाम दिया जाता है पूना समझौता। तो आइए हम पहले उस 1932 के पूना समझौता को देख लेते हैं। और जैसा कि कल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को देखा और देखा कि किस प्रकार थोड़े थोड़े अधिकार भारत
की जनता को मिल रहे हैं या उन अधिकारों में जो पहले से दिए गए थे किस प्रकार वृद्धि की गई और कुछ नई संस्थाओं का जन्म होता है जिसमें आरबीआई, फेडरल कोर्ट और संघीय लोक सेवा आयोग, इस प्रकार कुछ नई चीज़ें, कोई नई संस्थाओं का या चीज़ों का जन्म होता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं वो कम्युनल अवार्ड या पूना समझौता जो 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड के नाम पर भारत को दिया जाता है। लेकिन वो 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन दो संप्रदायों को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम पर बांटकर किया गया, उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को अपना कैंडिडेट अपने ही समुदाय से चुनने का अधिकार दिया गया और फिर 1919 में अलग अलग संप्रदाय को भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये खाई बहुत गहरी होती जा रही थी। इसी क्रम में फिर 1932 का जो कम्युनल अवार्ड दलितों को अधिकार दिया गया कि वो भी अपना कैंडिडेट या अपना उत्तराधिकारी या अपना राजनीतिक अधिकारी अपने ही समुदाय से चुनेंगे। तो देखते हैं उसी पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ। पूना समझौता यानी पूना समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। यह एक ऐतिहासिक समझौता था, यानी उस पर कंट्रोल करना था जिस सांप्रदायिकता की नींव पीछे यानी लगभग 2 दशकों से चली आ रही थी। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा डिवाइड एंड रूल की नीति का जन्म हुआ, उसको यह तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास था। तो यह समझौता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया गया। यानी ये कम्युनल अवार्ड क्या था कि वो अपनों में से ही अपने ही संप्रदाय से अपने राजनीतिक अधिकारी का चयन करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड में दलित वर्ग को अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी और गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने यरवदा जेल यानी पुणे में आमरण अनशन शुरू कर दिया और देश भर के दबाव के बाद अंबेडकर जी से बात हुई और यह पूना समझौता के नाम पर बाहर आया। यानी यह सफल हुआ, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि यह किसके बीच हुआ। कहे कि कांग्रेस के मुख्य नेता, कांग्रेस में रहे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे मुख्य नेता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जो दलितों के राजनीतिक गुरु थे उस समय के, तो जो दलितों की राजनीति किया करते थे उनके बीच यह समझौता हुआ और यह हुआ 1932 में, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अब पूना समझौता के मुख्य प्रावधान क्या थे, तो आप देखेंगे कि दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल समाप्त किए गए। यानी जो व्यवस्था की गई कि दलित वर्ग भी इसी प्रकार जैसे 1909 में मुस्लिमों को अधिकार दिया गया कि दलित वर्ग भी इसी प्रकार से वोट करेगा, अपने ही समुदाय के लोग, अपने ही संप्रदाय के लोगों को वोट करेगा, उसको अब समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह संयुक्त निर्वाचन मंडल यानी चुनाव संयुक्त रूप से होगा में सीटें आरक्षित की गई। यानी चुनाव तो एक ही होगा, लेकिन उसमें दलितों को जगह दी जाएगी और वो जगह आरक्षित होगी, रिजर्व होगी। यानी यहीं से नींव पड़ती है आरक्षण की, जो आज तक आप देखते आ रहे हैं। उस आरक्षण की नींव यहीं से शुरू होती है। यही वो शुरुआत है जहां आरक्षण की जड़ें गड़ी हुई है। आरक्षण की शुरुआत यहीं से होती है। इस पूना समझौता से आरक्षण शुरू होता है, जो पहले दलितों को दिया जाता है। अब देखेंगे कि केंद्रीय विधानसभा में दलितों की सीटें 71 से बढ़ाकर दलितों की सीटें 71 से
148 की गई और प्रांतीय विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई गई। यानी अब एक फिक्स रिजर्वेशन दलितों को मिला, और वो कहाँ मिला? वो केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभाओं में भी उनको आरक्षण मिला, और दलितों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी विशेष प्रावधान किए गए। और इस प्रकार के प्रावधान आप आज भी अपने दैनिक जीवन में देख रहे होंगे कि ये प्रावधान आज भी आपको अपने इस संविधान में, जिसको हम मानते हुए अभी का पूरा शासन और व्यवस्था को चलता हुआ देखते हैं, उसमें आज भी इस प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। तो आप ये देखेंगे कि दलितों को जो आरक्षण की बात कही गई, शिक्षा और नौकरियों में जो उनको आरक्षण दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी नींव 1932 के पूना समझौता या कहे कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिए गए अधिकार में दिखती है। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिए गए अधिकार में दिखती है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और यह बाद में समझौता हुआ कि कम से कम आप अपना पृथक या सेपरेट निर्वाचक मंडल नहीं चुनिए, उसकी जगह आप एक संयुक्त चुनाव में शामिल रहिए, लेकिन आपको हम आरक्षण देंगे, आपकी सीटों को हम रिजर्व रखेंगे। यानी आपके संप्रदाय के लोगों को अवश्य ही भागीदार बनाया जाएगा, लेकिन आप एक सेपरेट, यानी यहाँ से एक सोच निकल करके आती है जिसमें अंबेडकर और गांधी जी दोनों की एक अलग अलग सोच विचारधारा निकल करके आती है। दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, हिंदू समाज विभाजन से बचा। आरक्षण व्यवस्था की नींव यहीं से पड़ती है और हिंदू समाज विभाजन से बच जाता है। गांधी अंबेडकर वैचारिक संघर्ष उजागर हुआ। यानी गांधी जी चाहते हैं कि विभाजन न हो, यानी गांधी जी चाहते हैं कि समाज सुधार हो, पर किसी भी कीमत पर विभाजन ना हो। समाज में सुधार तो हो पर विभाजन ना हो। यानी गांधी जी सेपरेशन के बिल्कुल खिलाफ थे कि हमारे धर्म टूट करके अलग अलग ना हो, उनमें एकता बनी रहे। दूसरा, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि अंबेडकर दलितों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून चाहते हैं, यानी वो दलितों के लिए राजनीति करते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे। यानी वो दलितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करते दिखाई देंगे। तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ से दिखाई देगी। और आरक्षण व्यवस्था, जिसको आप अच्छे से समझे होंगे कि कहाँ से उसकी नींव पड़ती है। रिजर्वेशन यानी दलितों को रिजर्वेशन कहाँ से मिलना चालू हुआ? वो पूना समझौता से मिलना चालू हुआ। और हिंदू समाज यहाँ विभाजन से बचा। ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है कि किस प्रकार गांधी जी ने एक आमरण अनशन करके अंबेडकर जी के साथ समझौता किया और एक विभाजन को बचाया, जो हिंदू विभाजन होने वाला था। यानी हिंदू दलित संप्रदाय हिंदू संप्रदाय से अलग होना चाहता था, तो यह विभाजन बचा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पूना समझौता यानी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता था, जो पृथक निर्वाचन को न अपना करके, जिसमें जॉइंट निर्वाचन मंडल को अपनाया गया। अब हम देखेंगे, कल हमने अध्ययन किया 1935 के भारत शासन अधिनियम का। अब देखेंगे कि किस प्रकार हमने जैसे पहले कुछ एक्ट को समझा, ठीक उसी प्रकार से 1937 में यानी 35 के बाद 1935 में वो भारत शासन अधिनियम भारत के बनाया गया, लागू किया गया, लेकिन उसने पूर्ण रूप से कार्य 1937 में करने की किया गया। वो 1935 का शासन पूर्ण रूप से लागू हुआ 1937 में। और 37 में ही एक चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव, यानी भारत में प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं। और वो चुनाव प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937, यानी भारत के प्रांतों में अब चुनाव की शुरुआत होती है। और उन चुनावों में 1885 में बनी कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती है
और शासन को चलाने के लिए यानी शासन में भारतीय लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी अब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, यानी शासन में भागीदारी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि प्रांतीय चुनावों में किस प्रकार कांग्रेस ने विजय हासिल की और बाद में फिर उस विजय के परिणाम स्वरूप क्या निकला। तो हम देखेंगे कि 1937 का प्रांतीय चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कराया गया और यह पहला चुनाव था, यानी लोग जिसमें सहभागिता कर रहे थे, लोगों ने जिसमें आम जनता ने वोट किया, यह ऐसा पहला चुनाव था। और यह कब हुआ? 1937 में हुआ, यानी ब्रिटिश भारत में हुआ और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई, यानी प्रांतों को आंतरिक प्रशासन में काफ़ी अधिकार मिले। यानी ये वो समय है कि जब हमारे लोगों को कुछ राइट्स मिल रहे हैं, यानी उनको कुछ राजनीतिक अधिकार और शासन को चलाने के लिए अधिकार मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी मिल रही है। अब इस चुनाव को लड़ने वाले, प्रांतीय चुनावों को लड़ने वाले भारत में दो दल थे और वही दो दल जो पहले एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, यानी 1885 में बनी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1905 में दो दलों में बटी, जिसको नरम दल और गरम दल, और ऑफिशियली यह 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन में इसको ऑफिशियली इसका विभाजन माना जाता है, यानी यह दो भागों में बटी हुई मानी जाती है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 1906 में हम बात कर रहे हैं अभी कांग्रेस की। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक संगठन बनता है जिसको नाम दिया जाता है मुस्लिम लीग, यानी वो मुस्लिम लीग अब मुस्लिमों के अधिकारों की बात करेगी और मुस्लिम एक नई सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से होने की शुरुआत होगी। और अब आप देखेंगे कि 1937 के चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में, प्रोविंशियल इलेक्शंस में कैसे ये दो अलग अलग अखिल भारतीय लेवल के स्तर के दल, या कहे कि संस्थाएं, या फिर कहे कि ये भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली दो संस्थाएं किस प्रकार से 1937 के चुनाव में दोनों चुनाव लड़ती है और यहाँ से कांग्रेस को जीत मिलती है और मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि मुख्य राजनीतिक दल, मेजर पार्टीज इन 1937 के चुनाव में, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस तो दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और अन्य कुछ छोटे मोटे क्षेत्रीय दल इस चुनाव में शामिल होंगे। तो आप देखेंगे कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी, यानी बिना किसी दूसरे दल की सहायता के वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है 11 में से 7 प्रांतों में। और आप देखेंगे कि बंगाल और पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता। मुस्लिम लीग बहुत कमजोर प्रदर्शन कर पाई और मुस्लिम आरक्षित सीटों में भी सीमित सफलता उसको प्राप्त होती है। यानी मैं कहूँ कि एक अखिल भारतीय स्तर का वो संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मजबूत पकड़ थी और उसके नेता कहीं ना कहीं, उन नेताओं की छवि भारत के लोगों के दिल में बनी हुई थी। इसीलिए मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी अधिक सीटें वो प्राप्त नहीं कर पाई, वहाँ भी उसको विफलता का सामना करना पड़ा। और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है कि पहली बार भारतीयों को प्रांतीय शासन का वास्तविक अनुभव मिला।
यानी सत्ता में भागीदारी या वायसराय या फिर कहे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लोगों का शामिल होना। लेकिन जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया और देखा कि जितने भी एक्ट भारत में लागू किए गए तो भारतीयों को क्या है कि केवल सीमित अधिकारों तक सीमित रखा गया। यह पहली बार हो रहा है कि भारत के अंदर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के अंदर भारतीयों को स्वतंत्र रूप से शासन करने का मौका मिला और उसका वास्तविक अनुभव उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में राजनीति या शासन किस प्रकार किया जाता है। ये वो समय है 1937 का जब पहली बार प्रांतीय चुनाव होते हैं। कांग्रेस का एक जनधारित पार्टी बनकर उभरी और मुस्लिम लीग को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। यानी मुस्लिम लीग जो सोचती है कि कहीं ना कहीं उनकी अपने समुदाय के अंदर, अपने संप्रदाय के अंदर एक मजबूत पकड़ है, वो अब मुस्लिम लीग को समझ आता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर है। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम अलगाव की राजनीति तेज की। यानी अब मोहम्मद अली जिन्ना जो मुख्य नेता थे मुस्लिम संप्रदाय के, उन्होंने सेपरेशन वाली नीति अब अपनानी यहाँ से शुरुआत की। यानी उनके अंदर अब एक दूसरी भावना पैदा होती है और वो चाहते हैं कि हम क्यों ना कुछ लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को लेकर के अलग हो जाए। यानी ये वो चुनाव था जहाँ एक कॉन्फिडेंस कि हम अलग होने से मेरी अपनी राजनीति चमकेगी, मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर आया। और वो आया 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद। और यहाँ यही घटनाएं 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव की भूमिका बनी। यानी आप देखेंगे कि पहली बार 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना खुलकर ये कहेंगे, एक नए राष्ट्र की बात करेंगे जिसका नाम वो पाकिस्तान बताएंगे। वो कहेंगे कि हम अपना एक अलग राष्ट्र चाहते हैं और वो होगा पाकिस्तान। यानी इसके ठीक एक वर्ष बाद वो इसको अनाउंस करते हैं 1940 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं 1937 के प्रांतीय चुनावों की। और फिर हम देखते हैं कि कैसे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और उसमें ब्रिटेन काफ़ी पिछड़ता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए ब्रिटेन चाहता है कि भारत हमारा साथ दे और दोबारा पहले विश्व युद्ध की तरह वो भारतीयों को एक लालच भरे ऑफर देता है कि आप हमारा साथ दे तो हम आपको बदले में कुछ चीज़ें देंगे, कुछ आपको रियायत देंगे। यानी आपके ऊपर जो बंधन हैं उनको हम उनसे मुक्त करेंगे। तो आइए, अच्छा, ये लगभग 8 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अब जब प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है तो वो 28 महीने तक सत्ता में रहती है और वो इस्तीफा दे देती है। और उसका कारण आप आगे भी समझेंगे जब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। कांग्रेस इस वजह से इस्तीफा दे देती है कि उससे बिना पूछे उसको युद्ध में झोंक दिया गया और कांग्रेस की युद्ध के बाद कांग्रेस को बोला गया कि युद्ध के बाद आपको स्वतंत्रता की मांग की अपेक्षा थी कांग्रेस को, लेकिन वो बात नहीं रखी गई। इसीलिए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। पूर्ण मंत्रिमंडल ने जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी वो मंत्रिमंडल पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया। और अब देखेंगे कि इस चुनाव के बाद किस प्रकार क्या बयान आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। और वो इस फिर इस्तीफा देती है कांग्रेस और वो इस बात पर इस्तीफा देती है कि उससे बिना प्रस्ताव लिए, उससे बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया गया। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया और जैसे ही कांग्रेस इस्तीफा देती है तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना उस इस्तीफे को किस प्रकार देखते हैं और उसी को हम मुक्ति दिवस, यानी जिस दिन वो स्टेटमेंट
मोहम्मद अली जिन्ना देते हैं उसी को हम मुक्ति दिवस के रूप में देखते हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्यों मनाया गया मुक्ति दिवस? यानी मुक्ति का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि कहीं ना कहीं हमें, जहां हम स्वतंत्रता की मांग अब तक कर रहे थे और सभी एक मिलकर कर रहे थे, 1857 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर लड़ी, वहीं अब खुद मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि अब भारत कांग्रेस के शासन से मुक्त हुआ है और उसी को वो मुक्ति दिवस के रूप में देख रहे हैं। 1939 को यानी 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ तो कांग्रेस ने बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में झोंकने का विरोध में सभी प्रांतों से अपने मंत्रियों के इस्तीफे दे दिए। इस पर मुस्लिम लीग ने कहा अब हम कांग्रेस शासन से मुक्त हो गए हैं। यानी ये स्टेटमेंट मोहम्मद अली जिन्ना की थी और यह मोहम्मद अली जिन्ना के सेपरेशन की भावना को दिखाती है, यानी वो अलगाव चाहते हैं, यानी वो अलग होना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना जिस मुक्ति दिवस को वो मना रहे हैं, उनके अंदर जो अलगाववाद की भावना पैदा हो रही है उसको वो अब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने वाले हैं और फिर उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे 1940 के लाहौर अधिवेशन में उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे और इसी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में जश्न के साथ ये मुस्लिम लीग मनाती है। यानी आप देखेंगे कि वो 1905 में डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति किस प्रकार सफल साबित हुई और ये 1939 तक आते आते यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक आते आते कैसे सफल हुई और वो मुस्लिमों को 1909 में पृथक निर्वाचन दिया गया। अब वो वही संप्रदाय किस प्रकार एक नए राष्ट्र की मांग करेगा। तो इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजनकारी बताया। यानी अभी तक पाकिस्तान या किसी विभाजन की मांग नहीं रखी गई, लेकिन जब इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के उस इस्तीफे वाले दिन को मोहम्मद अली जिन्ना मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो गांधी जी को ये विश्वास हो जाता है और गांधी जी को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर अब अलगाव की भावना पैदा हो गई है। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और विभाजनकारी बताया। अब हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। कांग्रेस मुस्लिम लीग का टकराव खुलकर सामने आया, यानी अब ये साबित हो गया कि जो लोग अब तक स्वतंत्रता की लड़ाई साथ मिलकर लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपस में वैचारिक भेदभाव रखते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना जो अब तक साथ मिलकर चल रहे थे वो अलगाव की भावना रखते हैं, यानी वो अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग को मुस्लिम राजनीति मजबूत करने का अब यहाँ से मौका मिलता है। कैसे 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग एक बड़ी हार का सामना करती है, यानी अब जब सेपरेशन की बात होगी, मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, तो यानी मोहम्मद जिन्ना को अब मुस्लिम राजनीति करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शामिल होंगे। यानी अलगाव की भावना, विभाजनकारी भावना यहाँ से पैदा होती है और हमें आगे चलकर पाकिस्तान की मांग तेज हुई और 1940 के लाहौर प्रस्ताव की भूमिका बनी। यानी अब वो इस बात को, अलगाव वाली बात को कहीं ना कहीं अवश्य ही रखेंगे,
चूंकि वो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की हार को मुक्ति दिवस के रूप में पहले ही देख चुके हैं। तो अब देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। ये वो क्या अगस्त प्रस्ताव था जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से, कौन सा प्रस्ताव था जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं? ये वही प्रस्ताव है जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कुछ प्रस्ताव रखे कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो इसके बदले में आपको हम कुछ रियायतें देंगे। उसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें कि अगस्त 1940 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए कुछ संवैधानिक रियायतों, यानी जो जो अधिकार अब तक बंधन भारतीय लोगों के ऊपर थे और कुछ राइट्स ब्रिटिश सरकार के पास थे, वायसराय के पास थे, अब उनमें रियायत देने की बात की गई। लेकिन वो किस कंडीशन पर की गई कि अगर भारत साथ दे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का। इन्हीं घोषणाओं को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाया गया, यानी 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाया गया। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन देने का वादा किया गया, यानी भारतीयों का अपना खुद का शासन होगा, उनकी शासन में पूर्ण रूप से भागीदारी होगी, ये वादा भारत से किया गया। और भविष्य में संविधान बनाने में भारतीयों की प्रमुख भूमिका रहेगी। ये वादा इस बात पर किया गया कि अगर भारतीय ब्रिटेन का साथ देते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं, तो वो कुछ रियायतें जो संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीयों की होगी इस रूप में, और दूसरा स्वशासन उनको देंगे इस रूप में, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार भी किया जाएगा, उसमें अब और अधिक भारतीय शामिल होंगे। ये कह करके एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, और अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा। अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना या सहमति के बिना कोई भी संविधान नहीं बनेगा। यानी अब वो डिवाइड एंड रूल वाली चीज़, यानी वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि मुस्लिमों की सहमति के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा। यानी एक तरफ वो मोहम्मद अली जिन्ना को सह दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी अलगाव की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीयों को, या कहे उस समय की अखिल भारतीय संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये वादा कर रहे हैं कि वो भारतीयों को स्वशासन देंगे, भारतीयों को संविधान बनाने में अहम भूमिका भारतीयों की रहेगी। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा। यानी जो मुस्लिम संप्रदाय है उसकी बात कर रहे हैं, एक तरफ इनको बढ़ावा तो दूसरी तरफ इसको बढ़ावा अभी भी दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये प्रयोग बाद में आपको सफल होता दिखाई देता है जब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे। अब कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया, अस्वीकार किया, और अस्वीकार करने के कारण ये थे कि किन शर्तों पर भारत ब्रिटेन का साथ दे। अगर आपको स्वतंत्रता यानी स्वशासन देना ही है तो आप इसको तुरंत क्यों नहीं दे देते? तो अस्वीकार करने का पहला कारण था कि वो तुरंत स्वतंत्रता क्यों नहीं दे देते, और यह केवल भारतीयों से वादे हैं, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास ही रही। यानी रक्षा जैसे मुद्दे अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास थे, और अल्पसंख्यक वीटो से देश विभाजन का खतरा, यानी जिस प्रकार वो पावर दे रहे हैं कि
अल्पसंख्यकों के सहमति के बिना संविधान का निर्माण नहीं होगा। यानी वो अल्पसंख्यकों को एक वीटो दे रहे हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, वो कहेंगे कि हम संविधान बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं तो नहीं बनेगा, और वो कहेंगे कि संविधान बनना चाहिए तो बनेगा। यानी कांग्रेस का कहना है कि जो ये अल्पसंख्यक वीटो है से देश विभाजन का खतरा रहेगा, और ऐसा होता भी है। जब हम देखेंगे संविधान निर्माण और संविधान सभा की बात करेंगे और सेपरेशन होगा, वो लोग संविधान सभा से अपने आप को अलग रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अल्पसंख्यक वीटो यानी वो अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं और एक अलग राष्ट्र के रूप में आपको पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें मुस्लिम लीग का रुख क्या होगा, तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ आ ही गया होगा। ऑटोमेटिक समझ आना भी चाहिए कि मुस्लिम लीग इस बात से बहुत खुश होगी, चाहे वो ब्रिटिश द्वारा दिए गए किसी मत से खुश हो या ना हो, लेकिन वो इस बात से अवश्य ही खुश होगी कि अल्पसंख्यक वीटो यानी एक पावर, वो अंग्रेजी सरकार कह रही है कि अगर अल्पसंख्यक को की सहमति होगी तो संविधान लागू होगा, अन्यथा नहीं। तो अब मुस्लिम लीग का रुख रहता है या इस पर उनका स्टैंड क्या रहता है कि मुस्लिम लीग भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई, यानी उसको भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों पर विश्वास नहीं है, या स्टेटमेंट वॉइस रहे कि स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं है। परंतु अब मुस्लिमों को ये तो कम से कम अच्छा लगा कि लेकिन अल्पसंख्यक सहमति वाली बात को अपने पक्ष में माना कि ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे पक्ष की बात है कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना संविधान नहीं बनेगा। तो इसका ऐतिहासिक महत्व अपने आप में काफ़ी है कि इसको कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकराया और इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है और आगे चलकर क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका को महत्व मिलता है या आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था, क्या वो मिशन था, वो आयोग क्या बातें लेकर आया, उसमें क्या बातें थी और किस प्रकार उस आयोग के बाद जो क्रिप्स के नाम पर भारत आया, उसके बाद कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा और कैसे भारत को आज़ादी मिलेगी, उस ब्रिटिश शासन से, उस ब्रिटिश सरकार से मुक्ति मिलेगी और कैसे भारत अपना नया संविधान बनाएगा, और फिर उसके बाद हम संविधान का अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स हैं वो लगातार आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे हो जाएगा। तो आप सारी क्लासेस 1 बाय 1 करके देखते रहिए ताकि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट समझ आए, और ये वो बेसिक चीज़ें होती है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये वो चीज़ें होती है कि मेन चीज़ें आपको, ऐसे तो मार्केट में किसी भी बुक से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें से क्या चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो आप कम से कम इसको फॉलो करते रहिए और फिर बाद में आप किसी बुक को उठा करके उससे क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि मेरी तैयारी क्या सही दिशा में हो रही है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अवश्य ही इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज अब यहीं तक रखते हैं, कल हम देखेंगे क्रिप्स मिशन और उसके बाद देखेंगे कैसे संविधान का निर्माण होता है। थैंक यू एवरीवन।